गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारे 11 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और 12th चैप्टर 12वां चैप्टर आहार नियोजन यानी मील प्लानिंग हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। मील प्लानिंग के कुछ पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। मील प्लानिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आज लेंगे। आज का टॉपिक है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। कि मील प्लानिंग को जब बनाते हैं तो कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि मील प्लानिंग को बनाते समय उन चीज़ों को ध्यान में भी रखना चाहिए, और ध्यान में बाय द वे नहीं भी रख रहे हैं तो वो उसको अफेक्ट करेंगे, इसलिए हमें उनको ज़रूरी से ध्यान देना पड़ता है। तो कुछ ऐसे कारक और फैक्टर्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही मील प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छे से हम बना सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन की ज़रूरत होती है, और भोजन मतलब उसका आहार, दैनिक आहार जो वो पूरे दिन भर खाता है। तो जो भोजन होता है, हमारा आहार होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत स्वादिष्ट हो या पेट भरने के लिए ही हो। दोनों ही चीज़ नहीं है। उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि जो हम भोजन कर रहे हैं, जो आहार हम ले रहे हैं पूरे दिन, वो पोषक तत्वों से भरपूर हो, वो संतुलित भोजन हो। संतुलित भोजन मतलब सारे पोषक तत्व, मतलब जो 6 पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये 6 पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में जिस आहार में होते हैं वो संतुलित आहार है। तो संतुलित आहार या संतुलित भोजन ही जो है वो एक अच्छा आहार कहलाता है, और वही आहार हमको करना चाहिए। और संतुलित भोजन को या संतुलित आहार को बनाने के लिए ही हम मील प्लानिंग करते हैं। संतुलित भोजन को करने के लिए ही हमारे को आहार नियोजन या आहार आयोजना या फिर मील प्लानिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे, संतुलित भोजन नहीं खाएंगे, तो कुछ पोषक तत्व तो हम ज़्यादा खा सकते हैं, कुछ पोषक तत्व हम कम भी खा सकते हैं। तो उन पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है हमारे शरीर में, और उन पोषक तत्वों की अधिकता भी हो सकती है, और इनसे हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। तो मतलब हमको जो पूरे दिन भर में भोजन या आहार करना है वो सिर्फ पेट भरने और स्वाद के लिए नहीं करना। हमें जो भोजन लेना है वो संतुलित भोजन लेना है, और संतुलित भोजन हमें सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में देवें, इसलिए हम आहार आयोजना करते हैं। और इसके पीछे एक और कारण है कि आहार आयोजना जब हम करेंगे और बैलेंस डाइट जब हमको मिलेगी तो हम एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। लेकिन अगर हम बिना आहार आयोजना के कुछ भी खाते जाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स हो सकता है कम या ज़्यादा हो जाए और बीमारी में तब्दील हो जाए। तो देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट मील प्लानिंग। आहार आयोजना के ऊपर प्रभावित करने वाले कई सारे कारक, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है आयु, एज। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है आहार नियोजन के लिए, क्योंकि प्रत्येक एज के लिए पोषक तत्वों की मांग अलग अलग होती है। छोटे बच्चे के लिए दैनिक आवश्यकता किसी भी पोषक तत्व की वो अलग है, फिर वयस्क की अलग है, एडोलेसेंट बॉय और गर्ल की अलग है, फिर गर्भवती की अलग है, धात्री महिला की अलग है। तो अलग अलग आयु वर्ग के लिए जो न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों की मांग होती है वो अलग अलग होती है। बच्चों में ज़्यादा, गर्भवती में ज़्यादा, धात्री महिला में ज़्यादा, रोगी में कोई चीज़ कम और कोई चीज़ ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो इस तरह से हमको आयु को देखते हुए वो फूड स्टफ्स, वो खाद्य पदार्थ रखने चाहिए हमारी आहार आयोजना में, जो कि उस आयु वर्ग जिसके लिए हम आहार नियोजन कर रहे हैं, उस आयु वर्ग की आरडीए मतलब जो दैनिक आवश्यकता है पोषक तत्वों की, उस पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता की मांग को पूरा कर रहे हों, उन भोज्य पदार्थों को हम उस आहार आयोजना में डालेंगे। छोटा बच्चा है
तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम बर्गर खा लो या कुछ और खा लो। तो उसके अनुसार ही हम भोजन को प्लान करेंगे और कितना अमाउंट, कौन कौन से भोज्य पदार्थ, ये सब हम उसी के अनुसार लेंगे। तो आहार आयोजना में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आयु का एक फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर है शारीरिक क्रियाशीलता, मतलब हम कितने एक्टिव हैं, कितना हम काम कर रहे हैं, हमारी क्रियाशीलता क्या है। तो क्रियाशीलता को हमने 3 वर्गों में बांटा है और 3 वर्ग हैं: हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति, मध्यम कार्य करने वाले व्यक्ति और भारी कार्य करने वाले व्यक्ति। मतलब महिलाओं में भी 3 कैटेगरी है और पुरुषों में भी 3 कैटेगरी है। तो इस तरह से जो बहुत हल्का कार्य करते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स की जो उनकी मांग होती है, पोषक तत्वों की, वो थोड़ी कम होती है। मध्यम कार्य करने वालों के लिए न्यूट्रिएंट्स की मांग थोड़ी ज़्यादा होती है और भारी कार्य करने वालों के लिए पोषक तत्वों की मांग हल्के वालों से बहुत अधिक होती है। उसी अनुसार हमको आहार आयोजना करनी चाहिए। फिर हमको यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई हल्का कार्य है, हमने कम कम फूड स्टफ रख दिए, भारी कार्य है ज़्यादा ज़्यादा रख दिए, लेकिन हमको यहाँ कोरिलेट करके रखना है। जो भारी कार्य कर रहा है वो हमें पता होना चाहिए कि जो मजदूर वर्ग है, जो पत्थर उठा रहा है, जो लकड़ी छील रहा है, जो लकड़ी काट रहा है, वो बहुत गरीब है इसलिए वो काम कर रहा है भारी कार्य। तो हमेशा जो बहुत ज़्यादा भारी कार्य करता है वो अधिकतर गरीब होता है। तो अगर उसके पास में पैसे कम हैं तो उस अनुसार हम वो भोज्य पदार्थ खरीद के और उसको मील प्लानिंग में इंक्लूड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उसको रोज़ गेहूं का आटा या मैदा या सूजी या दूध, पनीर ये दिया जाए। उसको उसकी जगह हम छाछ देंगे, मक्की की रोटी देंगे, बाजरे की रोटी देंगे, गुड़ देंगे, लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी, इस तरह से मूंगफली, मतलब काजू बादाम नहीं, मूंगफली दे देंगे। हम पनीर और दूध नहीं देंगे, छाछ दे देंगे। तो इस तरह से जो चीज़ें सस्ती होंगी, क्योंकि वो क्वांटिटी भी ज़्यादा खाएगा और उसके पास पैसा भी कम है, तो हमको मील प्लानिंग में ये फैक्टर बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि शारीरिक क्रियाशीलता तो है ही, क्योंकि शारीरिक क्रियाशीलता के आधार पे तो उसके न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हमको एट द सेम टाइम उसका इनकम लेवल भी ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है लिंग। इसमें जो महिलाएं हैं उनका आरडीए पुरुषों से थोड़ा कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि पुरुषों में मांसपेशियां ज़्यादा होती है, मसल्स ज़्यादा होती है, वो हैवी वर्क ज़्यादा करते हैं। वो जब ज़्यादा कार्य करते हैं, महिलाओं से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, जो भी आउटसाइड का या भारी चीज़ें उठाने का, खिसकाने का, तो उनको ज़्यादा कैलोरी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि पुरुषों के लिए जो खाना है, ऐसा नहीं कि पुरुष के लिए खाना अलग बनेगा और महिला के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हम पुरुष को यूं नहीं कि रोज ही खिचड़ी दे रहे हैं, रोज लौकी की सब्जी या फिर दही ऐसा खिला के और उसको छोड़ रहे, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमको प्रॉपर पूरा खाना देना पड़ेगा। सब्जी, चपाती, दाल, चावल, जो भी हम बैलेंस डाइट पे रखते हैं वो, और उसके अलावा हम उसको खाली 2 फुल्की दे के नहीं छोड़ सकते हैं। हमको उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट का जितना भोज्य पदार्थ की अमाउंट है उतना मात्रा हमको पुरुष को देनी पड़ेगी। और महिला जो है उसकी थोड़ी खाने की नेचर भी थोड़ी अलग होती है। महिलाओं की छोटा छोटा खाएंगी, कुछ खट्टा खाएंगी, कुछ ठंडा खाएंगी, कुछ चटपटा खाएंगी। आदमी जो है वो अपना भरपेट खाना खा लेते हैं। तो इसमें ये भी फर्क पड़ता है। आपको आइडिया देखना है, लेकिन लिंग के अनुसार भी हमको आहार आयोजना करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट है जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम का ऐसा है कि जब ठंडे प्रदेश होते हैं तो ठंडे प्रदेश में बॉडी टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाता है, उसको नॉर्मल करने के लिए हमको थोड़ा ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो उस समय हम तला हुआ, गरिष्ठ, नट्स, काजू, बादाम, पनीर, ये सब लड्डू वगैरह, हलवा, हम सब खा सकते हैं ठंडे प्रदेश में भी और ठंडी में भी। मतलब जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तो भी हम ऐसा खा सकते हैं, और अगर हम इंडिया के बाहर जहाँ जाते हैं और वहाँ बहुत माइनस में टेम्परेचर है तो वहाँ भी हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह और ये हम ज़्यादा खा सकते हैं। तला हुआ भी खा सकते हैं, मक्खन, तेल, घी, ये भी ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं ठंडे में।
लेकिन जब गर्मी आती है तो गर्मी में हमको बहुत कम कैलोरी का, कम तेल घी का और फिर ज़्यादा लिक्विड, छाछ जैसी चीज़ें, आइसक्रीम जैसी चीज़ें, शेक, फ्रूट्स, सैलेड्स, ऐसी चीज़ें हमको पसंद भी आती है और वो हमको खानी चाहिए। तो जलवायु, और वो हमारे शरीर के लिए भी सही है। सर्दी में आप पचा लोगे लड्डू को, लेकिन उसी लड्डू को आप गर्मी में खाओगे तो आप पचा भी नहीं पाते। तो इसलिए थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना है कि जलवायु और मौसम के अनुसार ही हमको आहार आयोजन करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे आय। वैसे आय मैंने अभी उसमें भी बताया है क्रियाशीलता में, लेकिन यहाँ आय का थोड़ा सा डिफरेंट एक वो है मोड की। अगर आय मतलब एक तो हम ये देखेंगे कि हमारी आय का बहुत बड़ा हिस्सा भोजन पर चला जाता है। हम जो कमाते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम आप देखिए, बाजार हम जाते हैं तो हमारे थैले में मैक्सिमम 1/3 या हाफ चीज़ें सिर्फ खाने की ही होती है, या तो फिर लेडीज़ की चीज़ें होगी, कुछ तैयार व्यार होने की, कपड़ों की, घर सजाने की, ऐसी मतलब बहुत कम चीज़ और लोगों के लिए होती है। हमेशा किचन का सबसे ज़्यादा सामान होता है। किचन का रेगुलरली भी मतलब आता ही जाता है साइक्लिक उसमें। तो आप ये देखें कि हमारी आय का बहुत बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है। तो अगर किसी के पास में एक लिमिटेड रिसोर्स है, सीमित साधन है, इतना बहुत कम पैसा है, लिमिटेड पैसा, तो आप उस समय संतुलित भोजन तो आपको देना ही पड़ेगा। तो संतुलित भोजन जब आप उसको देंगे तो आहार आयोजन करेंगे। उस आहार आयोजन में आपको ये देखना है कि अगर उसके पास में थोड़ा पैसा कम है, दूध और नट्स की जगह मूंगफली और छाछ दे देंगे, हम महंगे फलों की जगह सस्ते फल दे देंगे। तो आय में हमको ये ध्यान में रखना है कि मतलब अगर कम पैसे हैं तो हम दूसरे भोज्य पदार्थों को सिलेक्ट करें, ज़्यादा पैसे हैं तो हम महंगे भोज्य पदार्थों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थ की उपलब्धता। भोज्य पदार्थ की उपलब्धता में कुछ इस तरह से है कि जैसे मौसम के अनुसार, कि किसी मौसम में केले ज़्यादा आ रहे हैं, किसी मौसम में आम ज़्यादा आ रहे हैं, किसी मौसम में टमाटर ज़्यादा आ रहे हैं, कभी हरी सब्जियां ज़्यादा आती हैं। तो मौसम के अनुसार जो मौसमी फल और सब्जियां हैं, सर्दियों में हरी सब्जियां इतनी सस्ती, इतनी इजी अवेलेबल होती हैं, तो आप उस समय क्या कीजिए कि उन हरी सब्जियों को खरीद लें और उसको साफ करके, धो के, सुखा के, और जैसे भी आपको उसको करना है, डीप फ्रिज में डालना है, सन ड्राइंग करनी है, जैसा भी करना है, तो उसको संरक्षित करके हम रख सकते हैं। जब भी हमको भोजन इजी अवेलेबल है, कम पैसे में अवेलेबल, और वो हम बहुत रेगुलरली खाते हैं, तो हमको उसको इकट्ठा रखना चाहिए। अगर कोई बड़ी फैमिली है, उसके पूरे ही दिन भर उसको या तो टमाटर की प्यूरी चाहिए या तो टमाटर का सॉस चाहिए, तो वो पूरे दिन टमाटर लेने नहीं जाएंगे। कभी कभी टमाटर 100 रुपये किलो भी हो जाता है, 80 रुपये किलो भी हो जाता है। तो आप टमाटर की प्यूरी या सॉस बना के रख लें। और प्याज आप देखें कि गर्मियों में 7, 8, 9 रुपये किलो होंगे, तो उस समय 1 बोरी, 2 बोरी, जितने लोग हैं उस अनुसार खरीद के रख लें, तब उपलब्ध है। लेकिन आप उधर जाके देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो 100 रुपये किलो, कभी कभी 150 रुपये किलो भी चला जाता है प्याज। तो जब भोज्य पदार्थ हमें अवेलेबल है, इजी अवेलेबल है, कम पैसे में अवेलेबल है, तो हमें खरीद लेना चाहिए, रख लेना चाहिए, संरक्षित कर लेना चाहिए, जिससे कि जब हम मील प्लानिंग करें तो हम उन भोज्य पदार्थों को अच्छे से इंक्लूड कर सकें और हम संतुलित भोजन पा सकें। नेक्स्ट है रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार। रुचि में ऐसा है कि कुछ लोग कोई पदार्थ बिल्कुल ही नहीं खाते, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पदार्थ घर में बनेगा ही नहीं, बनता तो है ही, लेकिन हाँ उसकी रुचि और उसकी क्या आवश्यकता है उस अनुसार हम थोड़ा सा मोड चेंज कर सकते हैं। कि भाई 3-4 जने हैं, वो बिल्कुल ही पालक नहीं खाते हैं, तो पालक पूड़ी तो खा लेंगे, या पालक पनीर तो खा लेंगे, या फिर पालक सूप तो पी लेंगे, दाल पालक अगर नहीं खा रहे हैं। या फिर जैसे कोई दूध नहीं ले रहा है तो दही दे दो, दही नहीं ले रहा है तो उसको पनीर दे दो, पनीर नहीं ले रहा है तो मावा दे दो, मावा नहीं ले रहा है तो रसगुल्ला दे दो, कुछ गुलाब जामुन दे दो, कुछ कस्टर्ड बना के दे दो, आइसक्रीम करके दे दो, मतलब कुछ भी। कोई दूध का मतलब कैल्शियम के, विटामिन ए, विटामिन डी, इन सब के, फॉस्फोरस, इनके सोर्सेज हमको चाहिए और हमको यही सोर्स है, तो हम किसी भी रूप में उसको, लेकिन उसकी रुचि देखेंगे। कोई बात नहीं, एक चीज़ नहीं खा रहा है तो हम दूसरी चीज़ रिप्लेस करके भी उसको दे सकते हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता है लेकिन उसकी रुचि उसमें नहीं है, तो हम दूसरा आहार आयोजना करते ही इसीलिए हैं
एक्चुअल में कि हर व्यक्ति को, जो सदस्य फैमिली के हैं, उनको उनकी रुचि का भी खाना मिल रहा है और उनकी आवश्यकता के अनुसार भी मिल रहा है। बाकी तो जो खाना बन रहा है उसमें लेके और खा लो, लेकिन मील प्लानिंग का मतलब यही है कि सभी लोगों का थोड़ा ध्यान रखते हुए भोजन परिवार में बनाया जाए। नेक्स्ट है रीति रिवाज और संस्कृति। रीति रिवाज और संस्कृति का भी मील प्लानिंग में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहेंगे 4 टाइम्स मील की 4 टाइम तो खाना ही चाहिए, तो हर घर में नहीं हो सकता है। किसी किसी घर में 2 ही बार चूल्हा जलता है। अच्छा, पहले के ज़माने में जब गैस नहीं होती थी तो 2 ही बार बनता था, एक सुबह बन जाता था, एक शाम को ही बनता था चूल्हे पे, और इकट्ठा बना हुआ है, फिर बीच में कोई खाए तो उसमें से खा सकता है बने हुए खाने में, बाकी गर्म 2 ही बार बनता था। तो अगर किसी परिवार में रीति रिवाज है कि 2 ही बार बनेगा तो कोई बात नहीं है, उन 2 टाइम में जो हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं वो इंक्लूड कर दो, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो इंक्लूड कर दो, वो सब ध्यान रख लो, तो भी आपको बैलेंस डाइट मिल सकती है। और उनके रिवाज के अनुसार जिस प्रकार वो बनाना चाहते हैं वैसा बना लो, लेकिन भोज्य पदार्थ हमको खाना है, ये ध्यान रखना है इसमें। फिर संस्कृति में ये है कि भाई 30 त्यौहार होते हैं तो त्यौहार में भी खाने बनते हैं, तो उस अनुसार हमको मील प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कई दिन तक हम तला हुआ और मीठा खा रहे हैं, तो उसमें भी हमको प्लान आउट करना चाहिए। अगर मीठा है तो हम सैलेड खा रहे हैं या स्प्राउट्स खा रहे हैं या दही छाछ ले रहे हैं, या फिर उसमें जैसे दही बड़ा ले लिया या फर्मेंटेड कुछ ले लिया, तो उससे क्या है कि वो उसको मतलब कॉम्पनसेट कर लेगा, उसकी बॉडी भी खराब नहीं होगी घर वालों की एक ही एक चीज़ त्यौहार की खाने में। तो त्यौहार पे या कोई विशेष अवसर, बर्थडे वगैरह हो, तो उसमें भी हम ध्यान रख सकते हैं मील प्लानिंग का, कि थोड़ा बहुत ध्यान रख के हम खाना बना सकते हैं और खिला सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्किंग अगर हो, एक ही घर में मान लो 3 जने हो, तीनों वर्किंग हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सुबह और शाम और दोपहर में हमेशा गर्म खाना मिल सके, तो वहाँ रेडी टू ईट फूड भी लाया जा सकता है। थोड़ा अध कच्चा, मतलब जो आधा बना हुआ बाजार में होता है, माइक्रो में बना लेते हैं या गैस पे सेक लेते हैं, या फिर आज इकट्ठा बना के रख दिया, दूसरे दिन उसको गर्म करके, मतलब जैसे जो भी मतलब प्रोसेस होता है कि एक बार सेक के रख लेते हैं जैसे हलवे को, और उसके बाद में जब जब भी खाएंगे तो बस पानी और चीनी डालना रहा और हमने खा लिया। या फिर ऐसा उपमा में भी कर सकते हैं। तो रेडी टू ईट बाजार से भी ला सकते हैं, हम खुद भी करके और रख सकते हैं। और लास्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो आहार आयोजन कर रहा है उसको फूड्स एंड न्यूट्रिशन की एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसको खाद्य एवं पोषण की कौन कौन से फूड स्टफ्स होते हैं, कौन कौन से फूड स्टफ मतलब खाद्य पदार्थों को खाने से कौन कौन से न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व मिलते हैं, और कौन से पोषक तत्व अगर नहीं खाएंगे तो क्या बीमारियां होंगी। तो ये सब उन जो भी आहार आयोजन करता है उसको ये थोड़ा सा एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक मेंबर की जो आरडीए होती है, आरडीए मतलब प्रतिदिन की दैनिक आवश्यकता, कोई भी पोषक तत्व की दैनिक आवश्यकता, कोई पोषक तत्व हमने कैल्शियम लिया, कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता सभी ग्रुप्स की जो भी घर में है, तो सभी के लिए जो आरडीए है उसको फुलफिल करने के लिए व्यक्ति को खाद्य एवं पोषण की जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो हुए सारे फैक्टर्स। अब इसी में हम एक सेकंड टॉपिक ले रहे हैं, विभिन्न आयु, लिंग और कार्य के अनुसार पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता। ये एक टेबल है, मैं हर चैप्टर में आपको थोड़ा थोड़ा इसका पार्ट बता रही थी, लेकिन आहार आयोजना में पूरा ही एक टेबल आता है, वो टेबल आपको याद करना होता है। वैसे सारे चैप्टर का याद करोगे तो ये पूरा बन जाएगा, तो उसी तरह से मैंने लिख रखा है, आपको याद भी हो जाएगा उससे। विभिन्न आयु के अनुसार, आयु ये लिख रही है पुरुष, महिला, शिशु, बालक, 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18, तो ये तो आयु वर्ग, ठीक है। फिर लिंग, पुरुष, महिला, लड़का लड़की, लड़का लड़की, इस तरह से। फिर कार्य के अनुसार, कार्य मतलब हल्का कार्य, मध्यम, भारी कार्य, तो आयु, लिंग और कार्य के अनुसार सभी लोगों के लिए पोषक तत्व थोड़े थोड़े
अलग रिक्वायर्ड होती हैं। किसी को पोषक तत्व थोड़े कम ज़रूरत होती है, किसी को थोड़े ज़्यादा की और किसी को बहुत ज़्यादा की। अलग अलग आयु वर्ग में, अलग अलग कार्यों में और अलग अलग लिंग में अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो टेबल इस तरह से है कि आपने ये आयु वर्ग लिख लिया और ऊपर ये सब लिखे हुए होते हैं, एनर्जी, प्रोटीन, फैट, आयरन, इस तरह से। तो अब मैं जैसे एक का बता देती हूँ कि इन सब आयु के लिए, इन आयु वर्ग, इन लिंग और इन कार्य के अनुसार हमको अगर एनर्जी यानी ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता पता लगानी है, तो मैंने ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया है। तो हमको ये पता है कि हल्का कार्य करने वाले के लिए कितने किलो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, मध्यम कार्य के लिए ऐसे। तो यहाँ एनर्जी लिखा हुआ है और एनर्जी के नीचे सभी लोगों की प्रतिदिन की कैलोरी यानी ऊर्जा की मांग आ जाएगी। वो आपको इसमें याद करनी है, वो उस चैप्टर में पढ़ा रखा है। फिर प्रोटीन वाले चैप्टर में भी मैंने ये सारे आयु लिंग लिखे हैं और कितना चाहिए प्रोटीन, पुरुष को कितना, महिला को कितना, गर्भवती को। तो एनर्जी का किलो कैलोरी प्रतिदिन वो हमने लिखवा रखा है। प्रोटीन ग्राम प्रतिदिन वो हमने प्रोटीन के चैप्टर में लिखवा रखा है, वो सारा याद हो जाएगा। फिर वसा के चैप्टर में भी विभिन्न आयु वर्ग के लिए ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से वसा लिखवा रखा है। फिर आयरन और कैल्शियम, जब खनिज लवण पढ़ाया था तो आयरन यानी लोह तत्व और कैल्शियम खनिज लवण के बारे में सभी आयु वर्गों के लिए मैंने इन दोनों की रिक्वायरमेंट आपको बताई हुई है। फिर इधर आएंगे हम विटामिन के चैप्टर वाले में। तो विटामिन ए जब पढ़ाया था तो उसमें रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन की सभी आयु वर्ग के लिए मैंने वैल्यूज लिखवा रखी है माइक्रोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से, किसको 600, किसको 800, 400 माइक्रोग्राम, ये सब। तो और उसी अनुसार विटामिन सी मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से, तो विटामिन सी अगर यहाँ हम लिखेंगे और सभी आयु वर्ग के लिए तो वो विटामिन सी में लिखवा रखा है, वो आपको इसमें याद करना है। ऐसे कि ऐसे ही थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पिरिडॉक्सिन, ये जब विटामिन पढ़ाए थे तो उसमें भी इन विभिन्न आयु वर्गों के लिए मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ सारी वैल्यूज आपको बताई हुई है कि पुरुष के लिए कितना नाइसिन प्रतिदिन चाहिए हल्के वर्ग काम के लिए, मध्यम कार्य के लिए, महिला गर्भवती के लिए, महिला धात्री महिला के लिए, शिशु 6 से 12 माह के लिए, सब लिखवा रखा है। तो ये उन चैप्टर्स में से वापस से यहाँ आ जाएगा। सेम उसी चैप्टर में विटामिन में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी इन सभी आयु वर्ग के लिए माइक्रोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से मैंने आपको लिखवा रखा है। ये सब एक टेबल बना के और हमको इसको याद करना है कि वो वैसे भी अलग अलग चैप्टर्स में होगा तो हमको वैसे भी याद हो गया होगा। फिर आप देखिए कि ये जो है ये 20 ग्रुप हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 ग्रुप है भाई। हल्का कार्य करने वाला पुरुष, मध्यम कार्य करने वाला पुरुष, ये 3 हो गए। फिर ऐसे ही महिला, ये सब करके 20 हो गए। लेकिन ये थोड़े ज़्यादा हैं। अगर मान लो हम गर्भवती लेते हैं तो गर्भवती में हल्का कार्य, मध्यम और भारी, 3 तरह की गर्भवती हो गई। फिर धात्री महिला में जिनके 6 महीने तक के बच्चे हैं वो वापस 3 तरह की हो गई। फिर 6 से 12 माह के जो बच्चा है धात्री माता के, वापस 3 तरह की हो गई। तो 6 ग्रुप और ज़्यादा बढ़ गए, यानी 26 तो हमारे पास में ग्रुप्स हैं जिनकी की हमको रिक्वायरमेंट दी हुई है और पढ़ा दी गई है। वो याद करनी है किसके लिए? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए। 13 न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने लिखवा भी रखा है, पढ़ा भी रखा है और ये समझा रखा है। तो आपको 26 ग्रुप के लिए 13 न्यूट्रिएंट्स को अगर हम विभिन्न आयु, लिंग, कार्य के अनुसार पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट कितना ग्राम या माइक्रोग्राम या मिलीग्राम या किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आज ये 12th चैप्टर में आहार आयोजन में हमने 2 पॉइंट्स कवर किए। पहला है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक और दूसरा विभिन्न आयु, लिंग और कार्य के अनुसार पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता। ये तो मैंने अभी बताया ही है। और प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं, आयु के अनुसार, शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार
और पुरुषों में ज़्यादा होता है जो भी कैलोरी और सबकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनमें मसल्स मतलब मांसपेशियां होती हैं स्त्रियों की अपेक्षा इनमें। और जलवायु और मौसम के अनुसार भी हमको मील प्लानिंग करनी चाहिए, आय के अनुसार, भोजन की उपलब्धता के अनुसार, रुचि और आवश्यकता के अनुसार, रीति रिवाज और संस्कृति के अनुसार। और अगर उस घर में सभी कार्य करने वाले मतलब वर्किंग लेडीज़, वर्किंग बॉय, गर्ल और जेंट्स हैं तो उसके अनुसार हमको करना चाहिए मील प्लानिंग। और जो मील प्लानिंग कर रहा है उसको फूड्स एंड न्यूट्रिशन की एजुकेशन भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि इन सबको अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी मील प्लानिंग बहुत अच्छे से बन पाएगी किसी भी सदस्य के लिए, किसी भी उम्र और किसी भी लिंग और किसी भी कार्य के अनुसार। ओके, थैंक यू।